हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डीसी जनरेटर से और इस चैप्टर को पूरा आज हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एसी जनरेटर। तो देखिए, एसी जनरेटर क्या काम करता था? अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करता था। और डीसी जनरेटर क्या काम करता है? डीसी करंट को जनरेट करेगा। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट मैंने आपको बता दिया था। एसी करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए, अब अपन स्टार्ट करते हैं कि डीसी जनरेटर कैसे काम करता है और इसकी वर्किंग क्या होती है, कंस्ट्रक्शन क्या है, डायग्राम वगैरह अपन ये देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपने पास में है कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर के अंदर अपने पास में होता क्या क्या है, वो अपने को एग्जाम में लिखना कैसे है, वो चीज़ें अपन देखते हैं। तो देखिए, इन इलेक्ट्रिक जनरेटर कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है इसके अंदर? रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ वायर ABCD प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट। देखिए, ये एन पोल है, ये एस पोल है, इन दोनों के बीच में अपन ने क्या रखा है? रेक्टेंगुलर कॉइल रखा, ABCD। ठीक है, यही चीज़ अपन ने लिख दी उसके अंदर। सेकेंड पॉइंट है, द टू एंड्स ऑफ दिस कॉइल आर कनेक्टेड टू द स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर टू P एंड Q। देखिए, यहाँ पे जो अपनी स्प्लिट रिंग है, अगर इसको अपन जूम इन करें तो ये P और ये Q, ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? ये स्प्लिट रिंग से जुड़े हुए हैं, इस रिंग से। ठीक है, तो ये चीज़ अपने पास में डायग्राम में है और यही अपन ने एज अ पॉइंट बना के लिख दी। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में, द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एज ऑफ रिंग P एंड Q आर कनेक्टेड टू स्टेशनरी ब्रशेस X एंड Y रेस्पेक्टिवली। देखिए, ये जो P का और Q का एक्सटर्नल पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये X और Y दोनों ब्रशेस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, X ब्रश और Y ब्रश, जो कि दोनों स्टेशनरी है, ब्रशेस आपके स्टेशनरी हैं, राइट। नेक्स्ट है, द इनर साइड्स ऑफ द रिंग इज इंसुलेटेड एंड अटैच्ड टू द एक्सल। द एक्सल इज मैकेनिकली रोटेटेड टू रोटेट द कॉइल। P और Q का जो हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा है, वो इंसुलेटेड है और एक एक्सल से जुड़ा हुआ है। अब ये जो एक्सल है अपने पास में, ये वाला एक्सल, ये किसी भी एक मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू क्या होगा? मूव होगा, मतलब रोटेट होगा। और जब ये रोटेट होगा तो इससे जुड़ी हुई ये अपनी ABCD जो कॉइल है, ये भी क्या होगी? रोटेट होगी। क्योंकि जब आप एक्सेल को मूव करवाओगे, रोटेट करवाओगे, तो एक्सेल के रोटेट होने के साथ साथ में जो कॉइल उससे अटैच्ड है, वो कॉइल भी क्या होगी? रोटेट होगी। ठीक है, इन शॉर्ट आपको एक्सेल को घुमाना है। जिस तरीके से अपन ने अल्टरनेटिंग करंट के अंदर देखा था कि एक्सेल को भी अपन मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू रोटेट करवाते थे, सेम एज यहाँ पर भी वही चीज़ होगी कि एक्सेल को आपको मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू रोटेट करवाना है, राइट। अब देखिए, नेक्स्ट अपने पास में, द ब्रशेस X एंड Y आर अटैच्ड टू अ गैल्वेनोमीटर टू शो द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। X ब्रश को और Y ब्रश को, दोनों को अपन ने क्या करा? लास्ट में लाके गैल्वेनोमीटर से ज्वाइन कर दिया। गैल्वेनोमीटर से क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि इसके अंदर अगर करंट फ्लो होता है या नहीं होता है, तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है, वो अपने को शो कर देगी कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नीडल डिफ्लेक्ट होती है तो करंट हो रहा है फ्लो, और अगर नीडल डिफ्लेक्ट नहीं होती है तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। कंस्ट्रक्शन के साथ में आपको ये डायग्राम बनाना रहेगा, तो आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपने पास में वर्किंग ऑफ एन डीसी जनरेटर। अब ये डीसी जनरेटर वर्क कैसे करता है? तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला अपने पास में पॉइंट है, सपोज एक्सेल इज रोटेटेड क्लॉकवाइज। अपन ये मान के चल रहे हैं कि जो एक्सेल है ना, ये वाला, ये अपना क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। क्लॉकवाइज मतलब कैसे? इस तरीके से रोटेट करेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में, यूं। सो कोइल इज ऑल्सो रोटेटेड क्लॉकवाइज। अब अगर एक्सेल रोटेट करेगा तो कोइल भी रोटेट करेगी। कोइल मतलब ये जो AB वाला हिस्सा है, ये इस तरफ रोटेट होगा। ठीक है, और CD वाला हिस्सा है, ये नीचे की तरफ रोटेट होगा। मतलब AB जो है ऊपर की तरफ जाएगा और CD जो है नीचे की तरफ आएगा, राइट। साइड AB ऑफ कोइल मूव्स अप एंड साइड CD ऑफ कोइल मूव्स डाउन, करेक्ट। बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ऑन साइड AB। अगर AB पे आप फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई करोगे, फोर्स इज अपवर्ड, फोर्स जो लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड इज लेफ्ट टू राइट, मतलब इस डायरेक्शन में है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला। ठीक है, सो द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज फ्रॉम A टू B इन आर्म AB। तो जो इंड्यूस करंट जनरेट होगा वो A से B की तरफ होगा, मतलब A से जनरेट होगा। ये देखिए, यहाँ पे एरो बना हुआ है, मैं हटा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जो है ना, AB पे ये एरो बना हुआ है अपने पास में। ये एरो क्या शो कर रहा है कि करंट जो है, इंड्यूस करंट, वो A से B की तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है, मतलब आर्म AB के अंदर A से B की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। अब नाउ अप्लाइंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ऑन साइड CD। अगर CD के ऊपर, इस वाली साइड के ऊपर अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करो तो क्या होगा? फोर्स इज डाउनवर्ड, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है क्योंकि वो नीचे की तरफ मूव हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड इज लेफ्ट टू राइट, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही है, लेफ्ट टू राइट। सो द इंड्यूस करंट फ्लोज फ्रॉम C टू D इन आर्म CD, मतलब C से D की तरफ फ्लो होगा, ये ऐसा।
ए बी में ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा है और सी डी में सी से डी की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। Hence current flows into the brush Y, moves along galvanometer and finally enters in brush B in brush X. Hence we say current flows from Y to X in the external circuit. It means देखिए अगर यहाँ करंट जनरेट हुआ मतलब इधर से A से B की तरफ गया, फिर A से गया, फिर A से गया, तो अब क्या होगा, Y ब्रश में चला जाएगा इस कोयल के थ्रू होते हुए, Y ब्रश के थ्रू यहाँ पे आएगा, इस तरीके से गैल्वेनोमीटर से पास करेगा और गैल्वेनोमीटर से पास करने के बाद में वापस इस तरफ आ जाएगा, मतलब X ब्रश में चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक पूरा क्या हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। और अपन ने क्या बोला कि जो एक्सटर्नल सर्किट है उसमें करंट Y से X की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब आफ्टर हाफ रोटेशन आर्म सी डी स्टार्ट्स मूविंग अप एंड आर्म ए बी मूविंग डाउन। जब हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, हाफ रोटेशन कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि अभी देखिए ए बी यहाँ पर है और सी डी, ए बी यहाँ पर है और सी डी यहाँ पर है। हाफ रोटेशन के बाद में क्या होगा कि आपका जो ए बी है ये इस तरफ हो जाएगा और आपका जो सी डी है ये इधर आ जाएगा। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करके देखिए आप, जब ये रोटेट होगा ना तो हाफ रोटेशन कब कंप्लीट होगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ए बी किसकी जगह पे आ गया, सी डी की जगह पे, और सी डी किसकी जगह पे आ गया, ए बी की जगह पे, ठीक है। तब इनके ऊपर फोर्सेस कैसे एक्ट करेंगे। Now split ring P connected to the coil CD and split ring Q is connected to the coil AB, which keeps the direction of the flow of current in the same. It means जो CD है ये किधर आ गया, आपका इस डायरेक्शन में आ गया, तो CD कैसे कनेक्ट हो गया, P से कनेक्ट हो गया, और आपका AB कैसे कनेक्ट हो गया, Q से कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो इससे अटैच होने से क्या होगा कि जो करंट का डायरेक्शन चेंज होना था वो चेंज नहीं होगा। आई मीन जो आपकी कॉइल है इसके अंदर तो करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, लेकिन ये जो रिंग है ये क्या करेगी, उसका डायरेक्शन सेम रखेगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होने देगी। जो मेन फंक्शन होता है डीसी करंट, डीसी जनरेटर का, वो यही रिंग होती है कि सिंगल रिंग इसमें लगी रहती है, तो क्या करती है कि ये करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होने देती, मतलब वही डायरेक्शन रखती है, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कॉइल होती है, कॉइल के अंदर डायरेक्शन हमेशा चेंज होगा ही होगा, बट जो एक्सटर्नल हम आउटपुट लेना चाहते हैं वो एक्सटर्नल आउटपुट हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं और वो ये रिंग्स लगा के ले सकते हैं। हेंस करंट फ्लोज फ्रॉम ब्रश वाई moves along galvanometer and finally enters X. Hence we say current flows from Y to X in external circuit. तो क्या हो जाएगा, वापस हम ये चीज़ बोलेंगे करंट जो है आपका Y से X की तरफ फ्लो हो रहा है एक्सटर्नल सर्किट के अंदर, ठीक है। Hence direction of current remains same in the circuit and unidirectional current is generated. सो जो जनरेटर है उसके अंदर जो डायरेक्शन रहेगा वो आपका सेम रहेगा, और यूनिडायरेक्शनल मतलब कि एक ही डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होता रहेगा। जो जनरेट हो रहा है करंट वो एक ही डायरेक्शन में आपका फ्लो होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना डीसी जनरेटर का। अगर इसमें आपको कुछ भी फिर भी डाउट हो तो आप एक बार मुझसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगा आपको, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। देखिए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं कि जो अपने घरों में यूज़ होते हैं ना, जैसे कि बल्ब वगैरह, फैन वगैरह, ये सारे क्या हैं आपके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, और ये कैसे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। और इसका पूरा का पूरा अपन एक सर्किट बना के रखते हैं अपने घरों में। फैन वगैरह मतलब मेन जो लाइट होती है, मेन अपना जो मीटर होता है, वहाँ से अपने पास में वायर्स आते हैं, वो अपने बल्ब, फैन, रेफ्रिजरेटर वगैरह तक आते हैं और वो चीज़ें ऑन होती है। तो ये जो पूरे सर्किट होते हैं ना, इनको अपन बोलते हैं डोमेस्टिक, मतलब अपनी डेली लाइफ में यूज़ होने वाले सर्किट्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कैसे काम करते हैं, क्या क्या इनके अंदर चीज़ें होती है वो हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट अपने पास में है, इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस। ये अपने को पता है कि जो इलेक्ट्रिक पावर होती है ना, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से जनरेट होती है। और इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, हो सकता है न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, हाइड्रोस्टैटिक पावर प्लांट हो, कोल का हो या डीजल से चल रहा हो, बहुत सारे पावर प्लांट अपने पास में हो सकते हैं, ठीक है। दे सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू आवर होम्स थ्रू इलेक्ट्रिक पोल्स और अंडरग्राउंड केबल्स। अपने घरों तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है, आप लोगों ने अगर बाहर देखा होगा तो बड़े बड़े खंभे लगे रहते हैं, जो पोल्स होते हैं या फिर जो खंभे होते हैं उनके थ्रू अपने घरों तक इलेक्ट्रिसिटी आती है। या फिर बहुत सारी जगह पे वैसा भी होता है कि अंडरग्राउंड केबल बिछा दी जाती है, तो उनके थ्रू आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचती है, ठीक है। इन आवर होम्स वी रिसीव इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मेन सप्लाई, ऑल्सो कॉल्ड मेन्स। अपने घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो मेन सप्लाई हम उसको बोलते हैं या फिर मेन्स भी बोलते हैं। इट कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ वायर। इसमें 2 टाइप के वायर होते हैं, पहला होता है लाइव वायर, दूसरा होता है न्यूट्रल वायर। आपने ये काफ़ी सुना भी होगा कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। लाइव वायर को अपन बोलते हैं पॉजिटिव और न्यूट्रल वायर को अपन बोलते हैं नेगेटिव। देखिए इसमें क्या होता है, जो लाइव वायर होता है आपका, इट इज़ ऑफ रेड कलर। जो रेड कलर का वायर है उसको अपन बोलते हैं लाइव वायर, ठीक है। इट इज़ ऑफ रेड कलर इंसुलेशन विच इज़ ए पोटेंशियल ऑफ 220 वोल्ट। उस वायर का जो पोटेंशियल होता है वो होता है 220 वोल्ट विथ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, मतलब जो करंट फ्लो उसके अंदर हो रहा है उस करंट की जो फ्रिक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज।
अब उसके बाद में सेकंड वायर होता है अपने पास में न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर क्या होता है? इट इज़ ऑफ ब्लैक कलर इंसुलेशन विच इज़ एट जीरो पोटेंशियल। ये ब्लैक कलर के इंसुलेशन पे होता है, मतलब जो इसके अंदर आपने देखा होगा जो प्लास्टिक लगा रहता है वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। और जो लाइव वायर होता है वो रेड कलर में होता है। ब्लैक और रेड अगर आप दोनों को जॉइन कर दोगे तो आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि एक है आपका 220 वोल्ट पर 220 वोल्ट पर और एक है आपका जीरो पोटेंशियल पर। जब दोनों को आप टच कर दोगे आपस में तो देखना शॉर्ट सर्किट होता है। तो एक वायर आपके पास में होता है 220 वोल्ट पर और दूसरा वायर होता है आपका 0 वोल्ट पर, ठीक है। तो जो 0 वोल्ट पर होता है उसको अपन बोलते हैं न्यूट्रल वायर या फिर नेगेटिव। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल वायर इज 220 वोल्ट। दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट होता है, ठीक है। दिस वायर्स पास इनटू इलेक्ट्रिसिटी मीटर थ्रू अ मेन फ्यूज और एमसीबी। आपने देखा होगा कि आपके घर में या तो मेन फ्यूज लगा रहता है जो बड़ा सा होता है, और या फिर एमसीबी लगी रहती है। फ्रॉम मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू लाइन वायर इन द हाउस। दिस वायर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू डिफरेंट सर्किट्स। अब ये वायर क्या करते हैं? अलग अलग सर्किट में आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं। इन शॉर्ट अगर आप इसको सही से समझो तो जो मेन है आपके घर में, जो मेन मीटर लगा हुआ है वहाँ पे क्या होता है, फ्यूज़ वगैरह या एमसीबी लगा रहता है। अब वहाँ से सारे वायर कनेक्टेड होकर आपके घरों में अलग अलग जगह पे, आपके घर के अंदर ही जैसे अलग अलग सर्किट के अंदर, जैसे मान लीजिए कि रेफ्रिजरेटर में आ गया, या फिर मान के चलिए कि फ़ैन में आ गया या कूलर में आ गया, इन सारे सर्किट्स को आप क्या करते हो, उनके थ्रू कनेक्टेड कर देते हो, ठीक है। यूजुअली दिस आर टू टाइप्स ऑफ सेपरेटेड सर्किट्स यूज्ड इन आवर हाउसेज। दो टाइप के अपने जनरली घर में सर्किट होते हैं। पहला होता है आपका 15 एम्पियर का और दूसरा होता है आपका 5 एम्पियर का। तो देखिए 15 एम्पियर करंट रेटिंग सर्किट्स। 15 एम्पियर करंट रेटिंग मतलब जैसे देखिएगा आपने अगर आपके घर का जो वॉशरूम है या फिर जो किचन होता है ना, वहाँ पे जो स्विच है उनके ऊपर लिखा होगा 16 एम्पियर 16A, या फिर जो वॉशरूम होता है वॉशरूम में भी जो स्विच होता है ना, उस स्विच के ऊपर देखिएगा लिखा रहता है 16 एम्पियर। इट मीन्स क्या हो रहा है कि उस स्विच के अंदर जो करंट आ रहा है वो 15 से 16 एम्पियर ऑन एन एवरेज करंट वहाँ पे आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो काफ़ी ज़्यादा करंट वहाँ पे सप्लाई होता है। अब देखिए ये 15 एम्पियर वाला कहाँ यूज़ होता है? दिस आर यूज फॉर अप्लाइंसेस हैविंग हायर लोड लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, गीज़र, एयर कूलर्स एक्सेट्रा। ये जो हाई लोड वाली जो अप्लाइंसेस होते हैं इनको चलाने के लिए 15 एम्पियर का करंट फ्लो किया जाता है। और किचन में और वॉशरूम में क्यों? क्योंकि देखिए वॉशरूम में क्या होता है कि गीज़र वगैरह अगर आप लगाते हो तो गीज़र को हायर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए पड़ती है। किचन वगैरह में लगाते हो तो किचन में जैसे मिक्सर वगैरह का भी आप ऑन करते हो, या और भी अप्लाइंसेस जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, ये चीज़ें अपन लगाते हैं। इसलिए अपन क्या करते हैं कि किचन और वॉशरूम के अंदर, या फिर हो सकता है अपनी नीड के अकॉर्डिंग और किसी दूसरी जगह पे भी अपन वो लगवा सकते हैं, राइट। अब देखिए 5 एम्पियर करंट रेटिंग सर्किट क्या काम करता है, कहाँ यूज़ होता है? दिस आर यूज फॉर अप्लाइंसेस हैविंग फ्यूअर लोड्स लाइक बल्ब्स हो गया, फैन हो गए, ट्यूबलाइट्स हो गई। ये जो छोटे छोटे आपके इक्विपमेंट्स होते हैं इनको चलाने के लिए क्या करते हैं, कम लोड का यूज़ होता है, और इनमें लगभग 5 एम्पियर करंट रेटिंग सर्किट रखा जाता है। जो सर्किट का रेटिंग होता है वो आपका 5 एम्पियर होता है, ठीक है। अब देखिए each application like bulb, fan, sockets etc has a separate switch to on or off। मतलब हर एक बल्ब हो गया या फिर फैन हो गया या फिर कोई भी सॉकेट हो गया, उसका एक अलग स्विच होता है ऑन ऑफ करने का। द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इन ऑर्डर टू दैट each appliance has equal potential difference, they are connected parallel to each other। इट मीन्स देखिए आपके घर में क्या होता है, जैसे अगर एक स्विच ऑन किया तो उससे आपका बल्ब जलेगा, दूसरा अगर आप स्विच ऑन करते हो तो उससे फैन जलेगा। कभी ऐसा आपने नहीं करा होगा कि एक ही स्विच ऑन करने से फैन और बल्ब दोनों चालू हो जाए, राइट। अगर ऐसा आपने कर दिया तो क्या होगा कि अगर कुछ भी ख़राब हुआ, मान लीजिए वो वायर अगर ख़राब हो गया तो आपका फैन और बल्ब दोनों एक साथ में ख़राब होंगे। और अगर आप दोनों को एक ही स्विच से ऑन कर देते हैं तो वो हो गया आपका सीरीज कनेक्शन। अब जो घरों में लगे रहते हैं वो क्या होता है कि आपका बल्ब एक अलग पैरेलल कनेक्शन में लगा हुआ है। मतलब बल्ब, आपका जो फ़ैन है, जो रेफ्रिजरेटर है, ये सारे क्या होते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में लगे रहते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन में लगे रहने का फ़ायदा ये मिलता है कि इनको जितना भी पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए पड़ता है या इनको जितने भी पोटेंशियल की नीड होती है वो उनको वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए अब अगला है अपने पास में अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो 3 वायर लगे रहते हैं, कहीं जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया तो वो 3 पिन वाला होता है, ठीक है। तो 3 पिन क्यों? क्योंकि देखिए एक तो उसके अंदर मान लीजिए आपकी लाइव हो गई, मतलब एक तो उसके अंदर लाइव हो गई, दूसरी आपकी न्यूट्रल हो गई। जो तीसरी पिन होती है वो क्या काम करती है? जो तीसरी पिन का कनेक्शन या जो तीसरा वायर होता है वो क्या काम करता है? तो उसको अपन बोलते हैं अर्थ वायर। और उसके लगाने का रीज़न क्या होता है वो चलिए अपन देखते हैं। अर्थ वायर इज़ अ थर्ड टाइप ऑफ वायर इन आवर इलेक्ट्रिक सर्किट। इट डजंट कैरी एनी इलेक्ट्रिसिटी। One end of the earth wire is buried in the earth and other end is connected in the metal casing of electric appliances like electric press, toaster, table fan, refrigerator,
बाय यूजिंग 3-पिन प्लग। 3-पिन प्लग अपन उसमें यूज़ करते हैं। If by chance live wire touches any metal case part of appliances, then current passes directly to the earth. Hence, earth wire is used to prevent people from getting electric shocks. This wire has green color insulation. मतलब ग्रीन कलर का उसके ऊपर इंसुलेशन किया जाता है। अपन ने इससे पहले 2 टाइप के वायर पढ़े थे, जिसमें आपका न्यूट्रल था और एक आपका लाइव वायर था। जो लाइव वायर होता है उसका रेड कलर होता है और जो न्यूट्रल वायर होता है उसका आपका ब्लैक कलर होता है। ठीक है, अब अपने पास में है 3rd टाइप का, जिसको अपन बोलते हैं अर्थ वायर, और इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। ग्रीन इंसुलेशन इसके ऊपर होता है। और ये क्या काम करता है कि मान के चलिए कि जो रेफ्रिजरेटर वगैरह क्या होता है कि कभी इनके सरफेस पे, जैसे कि जो आयरन है, मान लीजिए प्रेस है आपके पास में, आप कपड़ों के प्रेस कर रहे हो, और जो ऊपर का जो मेटल केसिंग होता है ना, क्योंकि ऊपर जो है आप जहाँ से उसको पकड़ के प्रेस करते हो वो वाला तो आपका वहाँ पे करंट नहीं आता। लेकिन अगर आपका हाथ गलती से सरफेस के ऊपर टच हो जाए तो सरफेस के ऊपर अगर मान लीजिए करंट आने लगा तो वो क्या होगा, उससे आपको शॉक लग जाएगा। लेकिन जो 3rd वायर है, ये जो ग्रीन वाला वायर होता है, ये क्या होता है कि उस सरफेस से टच करके रखा जाता है। तो जो भी अगर सरफेस के अंदर करंट जनरेट हुआ तो वो करंट क्या होगा, डायरेक्ट अर्थ के अंदर चला जाएगा और आपको वो करंट नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन यही होता है कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए वो 3rd वायर यूज़ होता है। मतलब 3rd जो प्लग यूज़ किया जाता है वो इस चीज़ के लिए किया जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ओवरलोडिंग। देखिए ओवरलोडिंग क्या होता है, जैसे कि डायग्राम में आपको ये चीज़ समझ में आई रही होगी कि आपने एक एक्सटेंशन लिया, एक एक्सटेंशन के अंदर आपने बहुत सारी पिनें लगा दी। अब सारी पिनें एक ही जगह से कनेक्टेड है और सारी एक ही जगह से करंट ले रही है, तो ये जो केस होता है आपका एक ओवरलोडिंग का होता है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। If too many electric appliances are used at simultaneously or too many electric appliances are connected to the same socket, they draw extremely large current from the circuit. This excessively hits up the wire and may lead to fire. This is called overloading. देखिए इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने घर में एक ही टाइम पर सारे के सारे जो आपके हेवी अप्लाइंसेस है सारे के सारे आपने चला दिए, कूलर चला दिया, एसी चला दिया, रेफ्रिजरेटर भी चला दिया, और भी जितने भी आपके हेवी लोड जो लेने वाले अप्लाइंसेस है सारे आपने ऑन कर दिए। या फिर क्या, अगर आपने एक ही सॉकेट से, जैसे यहाँ पे क्या, एक ही आपका जो एक्सटेंशन है, एक ही एक्सटेंशन से आपने क्या करा कि सारी की सारी पिनें लगा दी, तो इस केस में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा लार्ज करंट वहाँ से फ्लो होने लगेगा। और जब काफ़ी ज़्यादा लार्ज करंट वहाँ से फ्लो होगा तो ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगी, वहाँ पे ज़्यादा हीट जनरेट हो जाएगी, और जब वहाँ पे ज़्यादा हीट जनरेट होगी तो हो सकता है कि वहाँ पे फायर होने लगे या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को अपन बोलते हैं ओवरलोडिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फ्यूज़। अब देखिए फ्यूज़ क्या होता है, जैसे मैंने अभी ऊपर जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था फ्यूज़ या MCB, तो उसको अपन देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या होती है वो चीज़ें। देखिए, इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस मेड ऑफ टीन एंड लीड alloy having low melting point around 200 degrees Celsius. It is used in a circuit to prevent damage of the appliances and circuit due to overloading and short circuiting. It stops the flow of unduly high electric current. Nowadays MCB मतलब जिसको अपन बोल सकते हैं फुल फॉर्म जो होता है उसका मिनिएचर सर्किट बोर्ड is used at the place of fuse. If current becomes too large, MCB puts off a switch breaking off power supply. This can be switched on again and reused. देखिए पहले जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होता था उसमें इस टाइप के फ्यूज़ का यूज़ किया जाता था। अब इसमें फ्यूज़ में क्या होता है कि ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे, इससे इसको अपन क्या करते थे, एक 3 वायर होता था उससे इसको ज्वाइन कर देते थे। ठीक है, मतलब ये वाला इससे ज्वाइन कर देते थे और उसके बाद में ये जो पोर्शन है ये इसके अंदर फिक्स हो जाता था, ये वाले के अंदर। ठीक है, तो ये आपका एक फ्यूज़ तैयार हो गया। लेकिन आजकल इसकी जगह क्या करते हैं अपन, MCB का यूज़ करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये क्या काम करते हैं, इनका मेन जनरली काम क्या होता है कि जगह मान लीजिए कि आगे से क्या हुआ कि ज़्यादा करंट सप्लाई हुआ है या ज़्यादा एनर्जी आपको आगे से मिली, मतलब जो आपके घर में मेन मीटर जो आपका दे रहा है, मेन मीटर में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है, पावर स्टेशन से, और गलती से अगर मान लीजिए वहाँ से ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा करंट का फ्लो हो जाता है तो आपके घरों में पहले वो जो आएगा वो इन फ्यूज़ मतलब इन मीटर के पास में आएगा। तो अगर वो सारा का सारा करंट आपके घर के सारे अप्लाइंसेस जैसे कि रेफ्रिजरेटर, कूलर, फ्रिज, इन महंगे अप्लाइंसेस में अगर चला गया तो आपके जो अप्लाइंसेस होते हैं पर्टिकुलर एक करंट पर, एक वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं। इनसे अगर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इनमें अगर करंट भेज दिया जाए या अगर वोल्टेज भेज दिया जाए तो ये डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ज़्यादा करंट ना जाए उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो मेन आपका मेन मीटर है वहाँ पे हम या तो फ्यूज़ का या MCB का यूज़ करेंगे। अब इनका यूज़ करने से क्या होता है कि जब ज़्यादा करंट आएगा तो ज़्यादा करंट के अंदर क्या होगा कि जो टेम्परेचर होगा वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होने से ये जो फ्यूज़ होगा, ये जो अपन वायर लगाएंगे यहाँ पे टीन का, इसके अंदर वो जल जाएगा। जब यहाँ का वायर जल जाएगा तो ये वायर क्या करेगा कि आगे करंट को सप्लाई होने ही नहीं देगा, क्योंकि यहीं से क्या हो गया, सर्किट आपका ब्रेक हो गया। जब सर्किट आपका यहीं ब्रेक हो गया तो आगे तक करंट फ्लो होगा ही नहीं, और जब आगे करंट फ्लो होगा ही नहीं तो आपके सारे अप्लाइंसेस चलेंगे ही नहीं।
ठीक है, ये वायर आपका ज़्यादा महंगा नहीं आता, काफ़ी सस्ता होता है, तो ये ब्रेक हो जाता है और आगे करंट को फ्लो नहीं होने देता। अब आपको दोबारा अगर चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर नया वायर लगाना पड़ेगा और फिर इस फ्यूज़ को वापस से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो जाके आपके घर में लाइट चलेगी, वरना नहीं चलेगी, राइट। तो ये वाले केस में क्या होता था कि जब भी अगर मान लीजिए अगर फ्यूज़ उड़ जा गया, इसको बोलते हैं फ्यूज़ उड़ जाना या फिर फ्यूज़ ख़राब हो जाना, तो जब भी ये ख़राब हो जाता था तो वापस आपको नया ला के लगाना पड़ता था। लेकिन इसको हमने आज की डेट में रिप्लेस कर दिया है एमसीबी से। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही मान लीजिए घर में आपके शॉर्ट सर्किट हुआ या कुछ भी हुआ, तो एमसीबी क्या हो जाएगा, ये जो है आपका ऑफ हो जाएगा, मतलब ये वाला जो स्विच है आपका ऑफ हो जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ सरक जाएगा। वो डिपेंड करता है आपने घर में लगा कैसे रखा है, मतलब इन शॉर्ट ये जो स्विच होते हैं ये वाले आपने देखे होंगे आपके घर में मेन मीटर में, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ऑफ हो जाते हैं। अब ये जब ऑफ हो जाएंगे तो आपके उस पर्टिकुलर एरिया में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। आपको वापस क्या करना पड़ेगा, करंट चलाने के लिए इन स्विच को जाके वापस से ऑन करो तो वापस से घर में आपका सप्लाई होने लगेगी। तो आपको बार बार फ्यूज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये एमसीबी का अपने पास में फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आप देखिएगा घर के मेन मीटर में आपके लगा होगा और उसको ऑफ करके देखिएगा, या सारे अगर स्विचेस ऑफ कर देंगे तो आपके घर के किसी भी पोर्शन में लाइट नहीं जलेगी। और अगर पर्टिकुलर कोई एक ही स्विच को अगर आप ऑफ करते हैं तो पर्टिकुलर एक एरिया की लाइट नहीं जलेगी, उनके सॉकेट भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आप एक बार ट्राई कर सकते हैं ये तो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपने पास में है शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम्स इन कॉन्टैक्ट। लाइव वायर मतलब कौन सा, रेड कलर का जो वायर है वो, और न्यूट्रल वायर कौन सा, ब्लैक कलर का जो वायर है वो। उन दोनों को जब आप कांटेक्ट में लाओगे डायरेक्ट या फिर कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू विथ ईच अदर, दे कॉज शॉर्ट सर्किट। इन दिस केस द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज वेरी लो और ऑलमोस्ट जीरो, which results the high flow of electric current. This hits up the wire and dangerously and may lead to fire. मतलब जब आप क्या करोगे, एक पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ में डायरेक्टली कनेक्ट कर दोगे तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे करंट फ्लो होगा और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में फ्लो होने के कारण वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होगी, जो कि आपके फायर का कारण भी बन सकती है, ठीक है। अगर आपने कभी देखा हो तो गलती से अगर आपके घर के जो दोनों पॉजिटिव, मतलब जो सॉकेट का पॉजिटिव और जो नेगेटिव होता है, उन दोनों को अगर आपस में किसी वायर के थ्रू टच कर दो तो घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ये अगर आपने कभी देखा हो किसी के थ्रू तो आपने महसूस किया होगा। या फिर जो बैटरी होती है अपने पास में, कोई भी बैटरी का पॉजिटिव कभी भी बैटरी के नेगेटिव से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया जाता, ये चीज़ आपको ध्यान होगी। या जैसे कभी अपने बाइक में या कोई भी अगर मैकेनिक के पास में गए हों तो वो भी ये चीज़ नहीं करते हैं कि डायरेक्टली पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट नहीं करते हैं। और अगर आपने इसको ज़्यादा देर तक कनेक्ट रखा तो जो बैटरी का पोटेंशियल होता है वो जीरो हो जाएगा, मतलब बैटरी आपकी बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक है, और उसके ख़राब होने के चांसेस भी होते हैं। तो हम ये चीज़ें नहीं करते हैं और इसी फिनोमेना को बोला जाता है आपका शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है। तो ये आपके इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। और अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जो इसके बीच के क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।